नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि केतु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आता है तीसरा भाव, तृतीय भाव। तृतीय भाव बात करता है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की, और जब कभी भी तृतीय भाव में कुंभ राशि का केतु पड़ता है तो सामान्यतः इस राशि में बैठा केतु बहुत अच्छा फल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वायु तत्व राशि है। लेकिन मेरी बात को याद रखना है, भाव और भावेश वाला कंसेप्ट दिमाग में हमेशा याद रखना है। अगर जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं कमज़ोर कर रहे हैं, ये भाव को कमज़ोर कर रहा है, भावेश का कोई संबंध नहीं है। भावेश तो शनि इसका बड़ा सपोर्टिव है। शनि साथ बैठ जाए तो शनि को कई गुना ताकतवर कर देगा केतु, और फिर भाव भी बली हो जाएगा, भावेश भी बली हो जाए। अगर मान लीजिए अभी भावेश यानी शनि यहाँ नहीं बैठा है, कहीं और बैठा है, उच्च का होकर कहीं बैठा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट होगा घर का वो शनि के पास ही रहेगा। पास कराने का या फेल कराने का दम तो शनि के पास ही रहेगा, लेकिन उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स अपनी जुगलबंदी से उस इंस्टेंट इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर देते हैं। वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी। फिलहाल उसने उस इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को नेगेटिव कर रखा है, क्योंकि केतु बात करता है डिटैचमेंट की, त्याग की। और जो भी कुंभ राशि, मकर राशि यानी पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशि, वो बात करते हैं अटैचमेंट की और ज़्यादा। तो कुंभ राशि तो आपको पता है स्ट्रक्चर उसका कालपुरुष की कुंडली में लाभ भाव बताता है। वैसे भी कुंभ राशि का कोई भी जातक हो वो सबसे मिलकर रहता है, लेकिन उसके माइंड में एक बात एकदम क्लियर है कि जिससे हमें लाभ मिलता है उसी को अपने पास रखा जाए। क्योंकि शनि का प्रवृत्ति क्या है, तामसिक शनि की प्रवृत्ति मानी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, इनफैक्ट यही सोच है जो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाती है। और जैसे कर्क राशि वाला होगा वो बिना किसी फायदे के भी हो सकता है किसी व्यक्ति से लगाव कर रहा है, विचार इसके बहुत अच्छे हैं, कहता जी कुछ मटेरियल गेन होगा इससे, कहता छोड़ो उससे, हम विचार उसके बहुत अच्छे हैं। ये कर्क राशि की मनोवृत्ति होगी मित्रता करने की। कुंभ राशि की मनोवृत्ति भी बड़ी ज़्यादा हंसी और प्रसन्नता रहने वाली जान सकती है। कई दफ़ा तो दोनों राशियों में ऐसा लगता है कर्क और कुंभ राशि में एक ही है वो राशियाँ, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। वो कहीं ना कहीं बात करेगा कि कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो होना चाहिए, मटेरियल गेन नहीं है तो फिर डिनाई करो उसको, लेकिन कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है, झगड़ता नहीं है, ये विशेषता है। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल कहा जा सकता है कुंभ राशि को, ये अपने अपने विचार है। कर्क राशि को ग्रंथों ने फर्स्ट क्लास माना है, लेकिन आज की दृष्टि से वो वाली बात कई बार एक्सेप्ट भी नहीं होती कि कैसे आप बिना मटेरियल गेन के सिर्फ इमोशनली अटैच होकर लोगों से कैसे कार्य करवा रहे हैं। तो दोनों विचार हैं, दोनों विचारों की अपनी अपनी महानता है। हम अपनी बुद्धि से समय के साथ साथ बदलते रहे, समय काल परिस्थिति के अनुसार से लगाते रहते हैं कि भाई ये राशि अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है। वास्तव में कोई अच्छी बुरी नहीं है, समय के अनुसार। जैसे आज के समय हम बृहस्पति के आध्यात्मिकता से ज़्यादा शुक्र के भौतिकवाद को महत्व दे रहे हैं। वो सही भी है, खाली बृहस्पति अच्छा है शुक्र खराब है नहीं चलेगा। शुक्र अच्छा है बृहस्पति थोड़ा कमजोर भी है तो चल जाएगा। ये भौतिकवाद तो चाहिए ही चाहिए, वस्तुओं का सुख तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना जीवन सामान्यतः अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये संतर को अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये क्या कर सकता है, आदमी का फॉर्मल कम्युनिकेशन कमजोर कर रहा है। देखिए केतु जब यहाँ बैठा हुआ था तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदमी की वाणी के लिए ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी तो चल जाएगा। अध्यात्म कम में ही बहुत कुछ बता देता है।
लेकिन जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप एक अच्छे टीचर हैं, मैथ्स टीचर हैं, आप एक बैंक में मैनेजर है जो किसी पॉलिसी को भी बताने वाले हैं, गुड प्रेजेंटेशन देते हैं, ये सब बातें कहाँ से देखी जाती है? तृतीय भाव से। अगर तृतीय भाव में, पहली बात तो केतु वैसे भी कम बोलने में विश्वास रखता है, बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता, ऊपर से केतु को राशि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति दूसरों को कन्विंस नहीं करा पाएगा, व्यक्ति को कम्युनिकेशन का नुकसान होता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, और वो कहीं ना कहीं आदमी को जो संसारिक फ़ायदा मिलना चाहिए, मान लो वो लेखक है भी, तो पता लगा उसकी लेखनी चलती ही नहीं है, वो चीज़ें पसंद नहीं करता है कोई, लेखनी का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए उसको। वो कब? जब तृतीय भाव का भावेश और भाव दोनों बली हों, तो उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा अपने राइटिंग का, बढ़िया लिखेगा भी, वो बढ़िया सेल भी होगा, उसको बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। अब भाव बली है मान लीजिए, तो राइटिंग अच्छी करता है, वो लिखता अच्छा है, लेकिन भावेश बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो जब कभी भी नेट इनकम उसकी बात आती है, उसका कोई खास फ़ायदा उसको नहीं दिला पाती। तो भाव और भावेश दोनों से ही देखना है, नहीं तो आपके फल जो है कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे, लेकिन ऐड ऑन जरूर करेंगे। प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल तो ध्यान रखना है, भृगु संहिता ही बताएगी आपको। आप कुछ भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कहता जी मैंने आहार ज्योतिष पढ़ी है, मैंने वास्तु के ज्योतिष को अटैच किया, वो सारी बातें आप पढ़ लें, लेकिन सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? भृगु सरल पद्धति के नियम, जो सबसे अति प्राचीन नियम माने जाते हैं ज्योतिष के, और आज भी उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपने पराशरी में 10 अलग अलग चार्ट में जो चीज़ एनालाइज की, अगर आप अच्छे से भृगु संहिता को अध्ययन कर लेते हैं, तो वो सिर्फ आप एक D1 चार्ट, वो ठीक है हम इसी के अंदर ही चंद्र कुंडली भी बना लेते हैं, सिर्फ एक D1 चार्ट से ही आप सारी भविष्यवाणी कर पाएंगे। तो पहले इसमें पारंगत होना जरूरी है, बाकी सारे एड ऑन इसके ऊपर ही होंगे। जो धरातल है ज्योतिष का, जो क्या बोलते हैं आप उसको, बेस, नींव, जिसको भरने में बहुत समय लगता है। अगर मकान की नींव अच्छी हो, मकान को आप कितने मंजिल ऊपर उठा दो। हो क्या रहा है आज? सीधा ही कह दीजिए हमें तो केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाइए, आप कृष्णा मूर्ति पद्धति सिखा दीजिए बस। मैं खिलाफ नहीं हूं केपी एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी के क्या गुड हैं और क्या बैड हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि किसी प्लेलिस्ट में चलाया जाए इस पार्ट को भी आपको। हालांकि केपी के भी पॉइंट हम सिखाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी अपनी ये राय है कि केपी एस्ट्रोलॉजी एक नंबर का गेम है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रहों का स्ट्रक्चर और राशि का स्वभाव ज़्यादा मायने नहीं रख रहा, आपको नंबर चाहिए बस। तो मेरी अपनी विचारधारा, ये तो एक प्रकार का हिट एंड ट्रायल वाला गेम है। आपने 2, 6, 7, 10, 11, 12 नंबर निकाले हैं, अपने सपोर्टिव नंबर ढूंढ लीजिए, आपका काम होगा, नहीं आपको काम नहीं होगा। लेकिन उसमें एक सच में एक ज्योतिषी के टैलेंट का कदर नहीं होती है उस सिस्टम में, कि सच में हम कह सकते हैं कि ये ज्योतिषी हैं। भाई कोई नंबर हमने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, जैसे टैरो कार्ड में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं ज्योतिषी अपने टैलेंट को निखारेगा पराशरी में, जैमिनी में, भृगु सरल पद्धति में, लेकिन केपी में ज्योतिषी के टैलेंट कम और आपके नंबर्स का टैलेंट ज़्यादा दिखाई देता है। कहते हैं हमने जी 15 नंबर निकाल दिए, बस ये अब ये बता दो ये नंबर हमारे, इसका सपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस दैट्स इट। कोई उसके ग्रह के स्वभाव को जानने की ज़रूरत नहीं है, भाव की बात नहीं कर रहा है, भावेश की बात नहीं कर रहा है। मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, निश्चित रूप से मेरी बुद्धि में भी दोष है, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है अपने गुरुओं
से मैं इतने ही जान पाया हूं कि एक ग्रह का स्वभाव, एक राशि का स्वभाव, भावेश के स्वभाव को जाने बिना हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तृतीय भाव, लेखनी कला। ऐसे व्यक्ति अपने पड़ोसियों से कम बोलते हैं, पड़ोसी नाराज रहते हैं। एक तो होता है ना, ये पड़ोसी से बहुत बोलता है फिर पड़ोसी नाराज होता है, कहता है जी हमने तो कुछ बोला ही नहीं फिर भी आप नाराज हो। ये वाला स्वरूप दिखाई देता है। क्लियर? तृतीय भाव, छोटी छोटी यात्राएं से फायदा नहीं होता व्यक्ति को। केतु जब बैठता है तो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, कुछ सामान इधर उधर हो गया आपका, और इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं छोटी यात्राओं में। दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। केतु यहां बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव में नजर बनाए हुए हैं। कौन सी राशि है? मिथुन राशि। वैसे जो जातक है, जातक का पार्टनर मिथुन की तरह होगा। मिथुन की तरह मतलब बुध का रोमांटिक फेस बताया जाता है इसको। 3 नंबर, हास्य विनोद पसंद करने वाला। लेकिन केतु की दृष्टि सपोर्टिव नहीं है, वायु तत्व राशि में है, तो ये अगर भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में हो तो ये अपने पार्टनर से डिटैच करवाता है, दूरी बनाता है। कई दफा तो अगर बुध भी कमजोर हो तो आदमी को अपने विवाह से अनिच्छा होती है। हालांकि उसके पार्टनर को मैंने अभी बताया, अभी बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, लेकिन अच्छा है या बुरा है वो तो जातक को ही लगना चाहिए ना कि अच्छा है या बुरा है। यानी ग्रहों से बुद्धि में जब उस प्रकार के विचार जागते हैं तो फिर व्यक्ति उसको अच्छा मानने लग जाता है, और अगर स्टार सपोर्टिव ना हो तो उसी अच्छे व्यक्ति को आदमी बुरा भी मानने लग जाता है। तो इस प्रकार का दिखाई देता है। 7th हाउस क्योंकि इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का भी होता है, तो अगर पुरुष जातक है तो टेस्टिकल में दिक्कत आ सकती है, महिला जातक है तो यूटेरस यानी गर्भाशय में कुछ समस्या आ सकती है। क्लियर? और ये विचार तो मन में कहीं ना कहीं रहता ही है कि मुझे वैवाहिक सुख को लिमिट रखना है, या एक समय के बाद मुझे पार्टनर को दूरी बनानी है। मतलब ये जो हमारे सनातन धर्म में जो वानप्रस्थ वाली विचारधारा है कि हम साथ रहने के बाद एक तपस्या करें, मतलब पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध ना रखें। वैसे संबंध आप रख सकते हैं सांसारिक कोई, लेकिन शारीरिक संबंध ना रखें आप 55-50 के बाद, तो उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। लेकिन ये वानप्रस्थ पार्टनर को एग्री नहीं करा रहा है, यानी उसके सहमति के बिना इस प्रकार का डिटैचमेंट दिखाता। अब यहीं अगर केतु सपोर्टिव होता तो आदमी को वानप्रस्थ मिलता है, पार्टनर सपोर्ट भी करता है, एग्री करता है कि ठीक है सर हम दोनों ही इसको तपस्या करेंगे। ये तपस्या तो जीवन में करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचे कि नहीं सर 65 साल का 80 साल का बुढ़ा है, उसको भी जीवन में वही मतलब मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने ऊपर भी ये बात लगा रहा हूं कि यार 85 साल का मैं हो गया, मेरे अभी भी मुझे जीवन में अगर रंगीनियां चाहिए, जीवन रंगीन दिखना चाहिए, तो फिर मैं तपस कब करूंगा। हालांकि तपस तो हर दिन होना चाहिए, फिर भी शास्त्रों ने स्पेशली कुछ बातें बताई, वो काट नहीं सकते, उनको कोई काट नहीं सकता है। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु के समय जैसी वृत्ति वैसे ही आपका जन्म होगा। तो आपका एग्जामिनेशन क्या है? पूरे जिंदगी भर आपने पेपर की तैयारी की है, आपका पेपर होगा मृत्यु समय, आपका एग्जाम है। और अगर उस मृत्यु के समय अगर आप ईश्वर को याद रख सके तो आप पास, नहीं तो आप फेल। कहते जी पूरे जिंदगी भर इसने रामचरितमानस का पाठ बांचा है, पूरी जिंदगी भर, मृत्यु के समय उसको पता नहीं क्यों राम का नाम ही नहीं याद आ रहा था, वही घर की बातों में लिप्त हो गया, और वो अगले जन्म में उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। याद रखिएगा, मृत्यु के समय से तय होगा वो कि इसके मन वृत्ति में क्या चल रहा था। कहता जी मन वृत्ति में, हमारे शास्त्रों में है ऐसे कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे अजामिल उद्धार, वो
किसी कर्मों का कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, वैश्या के साथ उसका विवाह हो गया। लेकिन उसके जीवन में एक कथा आती कि जब मृत्यु का समय आया तो ईश्वर का नाम लिया और वो कहीं ना कहीं ईश्वर के दूत प्रकट हो गए किसी कारण। यानी फाइनल एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम आपकी मृत्यु है। तो गेट रेडी फॉर दिस एग्जाम। उस एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और वानप्रस्थ और सन्यास उस एग्जामिनेशन की फाइनल तैयारी है। तो इसलिए कोई बुरी बात नहीं है वो कि वानप्रस्थ लेना चाहिए, और बिल्कुल लेना चाहिए। जीवन में सन्यास भी एक साइकिल है। गृहस्थ रहते रहते कई लोग सन्यास की तरह रहते हैं, बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास। अब कई लोग इसका विरोध करते हैं, नहीं नहीं सर, जिंदगी भर आनंद लो। आनंद तो उसको उसी में ही आ रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या पार्टनर के साथ ही आनंद मिलता है क्या? याद रखिए, आनंद पार्टनर के साथ भी मिलता है, और एक जीवन शैली किसी के साथ नहीं है फिर भी वो आनंद में है, परमानंद में है वो। तो इस अंतर को जानना है आपको। अभी हम क्या समझ पाए अब तक कि हम इस राशि में वायु तत्व राशि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो डिटैच होने का काम करता है। पार्टनर को परेशानी होगी, उसको वो एग्री नहीं करेगा कि सर नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। जो भी जातक हैं, पुरुष है या महिला, जो भी उसका पार्टनर, ये आपकी डील को भी बताते हैं। बिजनेस डील वगैरह के लिए आदमी कमज़ोर होता है। ऐसे आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस अपने नाम से ना करे, बिजनेस अवॉइड करे। करना पड़े तो फिर कहीं किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, पार्टनर को साथ रख ले। इस प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम छोड़ रहे हैं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु आपके एकादश भाव में नजर बनाए हुए हैं। एकादश भाव यानी तुला राशि, कन्या, मतलब ये भी एक वायु तत्व राशि है। और 11वें भाव में तो देखो, कहता जी दृष्टि डाले कोई, बैठ जाए, इनकम सोर्सेस को कहीं ना कहीं बूस्टअप करने वाला होता ही है, जाने अनजाने उसको वहां से। यानी तीसरा भाव क्या है? जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, छोटे भाई बहनों से फायदा तो हो ही रहा है। बेशक से थर्ड भाव आपका भाव ज्यादा बली ना हो, मैं अभी अकेले केतु की बात कर रहा हूं, भाव बेशक से ज्यादा बली ना हो, फिर भी आपको इस भाव से इनकम कहीं ना कहीं कम ज्यादा इनकम मिल रही है। नेगेटिव किसके लिए है फिर ये दृष्टि? वायु तत्व राशि के लिए। ये वायु तत्व राशि कहां कमी कर रही है? ये आपके रिश्तेदारी में, आपके अंग में कमी कर सकती है। रिश्तेदारी जैसे आपके बड़े भाई बहन, इसमें आपके चाचा ताऊ भी, क्योंकि पिता के भाव, पिता यहाँ है, पिता के भाई बंधुओं को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली चाचा। तो चाचा से कम संवाद का, चाचा से अलगाव की स्थिति। शुक्र अगर बहुत बली है तो अलगाव तो रहता है, लेकिन जब कभी भी मिलते हैं वो उनका ध्यान रख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन कर लेते हैं। शुक्र भी कमजोर है, केतु की दृष्टि भी है, तो चाचा से नहीं बनेगी। शुक्र भी कमजोर है, केतु की दृष्टि है, मित्रों से नहीं बनेगी। प्रिय मित्र कुछ ही है लेकिन उनसे कुछ नहीं बनती, कम संवाद होता है, बातचीत भी नहीं होती है। नेटवर्किंग के मामले में भी वो कमजोर होता है, उसके नेटवर्क ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। कभी कभी कोई डाटा निकाल दे, या कोई फ्रेंड वहां रहता तो उसके हैं तेरे पास कुछ एड्रेस वगैरह, कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के मामले में बड़ा निल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। घुटने के निचले हिस्से में कुछ दिक्कत, अगर कभी भी घुटने के निचले हिस्से में फोड़ी, फुंसी, कट का निशान, तुरंत आपको डायग्नोज करना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कहता जी वो 3 महीने से फोड़ा है, चोट लग गई थी, वो भर नहीं रहा है। आपको तुरंत, क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, केतु जैसे प्लैनेट वो बीमारियां दे सकते हैं अगर बिगड़ जाएं जो ला इलाज है, अनडायग्नोड डिजीज। स्पेशली अगर केतु जैसा प्लैनेट 6th हाउस में बहुत खराब स्थिति में बैठा है, कोई भाव का बल नहीं है, भावेश का बल नहीं है, तो वो कैंसर तक की भयावह बीमारी भी दे सकता है। कैंसर का मतलब जो पकड़ में नहीं आता जल्दी, और केतु का तो रूप ही छुपा हुआ है।
क्लियर होगा? तो ये कुल मिला के ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।